Yes, students, we have covered two methods, income method as well as expenditure method. Today we are going to start the third method, value added method. This method is used to measure national income in different phases of production in the circular flow. अब different phases कैसे हो सकते हैं? You can take an example. Suppose farmer ने wheat सेल करी मिलर को, मिलर ने करी आगे बेकर्स को और बेकर ने दी कंज्यूमर को. तो थ्री यहाँ पर आए, फार्मर से मिल पर गई यानी कि मिलर पर, और मिलर से किसके पास गई, बेकर पर, और बेकर से जा रही है कंज्यूमर के पास. तो ये अलग अलग फेज है, यहाँ से यहाँ तक का फेज है, यहाँ से यहाँ तक का फेज है. हर बार जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उसके हिसाब से आपको करनी है. वैल्यू ऐड कैसे? सपोज इसने 500 की इसको सेल करी थी 700 में, तो यहाँ वैल्यू एडेड हुआ 200 का. 700 का 1000 में इसने बेकर को दे दिया, तो यहाँ वैल्यू एडेड हुआ 3 का, और 1000 का 1500 को कंज्यूमर में, तो वैल्यू एडेड हुआ 500 का. वैल्यू एडेड का मतलब हर फेज पे कितना एक्स्ट्रा आप अर्न कर रहे हो. बेटा अगर मैं इसकी 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 चारों की अर्निंग को एक साथ प्लस कर दूंगी तो होगा क्या, आपकी किसी चीज की वैल्यू दो बार काउंट हो जाएगी. खुद सोचो, अगर मैं स्टिचेस अपना एक ड्रेस स्टिच करने के लिए फैब्रिक लेकर आई 1000 रुपीज का, और मैंने उसको ड्रेस फॉर्म करा और उसको मैं 2500 दैट इज 2500 में सेल कर रही हूँ. अगर मैं 2500 रुपीज इनकम को पुट करती हूँ, तो जिसने सेल किया 1000 तो उसने पुट करी, 2500 मैंने, तो ये 1000 रुपीज 2 टाइम्स कैलकुलेट हो गए ना. कुछ सोचो, इस 2500 में 1000 इंक्लूड थे ना फैब्रिक के, यानी कि मुझे सिर्फ कितना ऐड करना चाहिए था, 1500 और ऐड करना चाहिए था नेशनल इनकम निकालने के लिए. तो होता क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू एडेड को फाइंड करने के लिए आउटपुट में से जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, जितने में हमने परचेज किया है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है किसी और ने अपनी इनकम की तरह पहले लिख लिया होगा. तो वैल्यू एडेड होता क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. बेटा वैल्यू एडेड को और भी अलग अलग नेम से क्वेश्चन आ सकता है. इट इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड क्योंकि प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ये मैं आपने सुना नहीं होगा नेम बट ये भी बोलते हैं, एंड कमोडिटी सर्विस मेथड. तो ये इसके बहुत सारे नेम है. वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, सिंपली अगर मैं बात करूं तो वैल्यू एड मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज पे कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है किसी चीज की वैल्यू में, दैट इज वैल्यू एडेड. So we can calculate value added only by value of output minus intermediate consumption. Repeating again, value added refers to the addition of value to the raw material by a firm by the virtue of its productive activity. एक raw material में कितना extra और आपने लगाया है उसको आप बोलेंगे उसकी value added. अब value of output क्या है बेटे, जितना बनकर जितना बनकर तैयार हुआ है वो सारा सेल थोड़ा हो जाता है, कुछ सेल होता है और कुछ बच भी जाता है. तो वैल्यू सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. भाई इतना मैंने सेल कर दिया और इतना मेरा सामान बचा हुआ है, तो वो पूरा मेरा वैल्यू आउटपुट को कंसीडर करेंगे हम, जितना हमारा इस बार का आउटपुट है. अब बेटा वैल्यू जो आउटपुट या वैल्यू एडेड है, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो हम उन 3 सेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं. 3 सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर हो सकते हैं, क्या होते हैं बेटा, देयर आर 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी, जिसे हम टेरिटरी भी बोल देते हैं. अगर मैं तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को प्लस कर देती हूँ तो मेरे को मिलता है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को अगर मैं प्लस करती हूँ तो अब बेटा तीनों के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा. प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एड कैसे निकालोगे आप,
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कंजप्शन का मीनिंग क्या है? इंटरमीडिएट मतलब जितना हमने इस चीज को बनाने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, जितना भी हमने स्पेंड किया था। अकाउंट स्टूडेंट्स को पता होगा जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, या फिर आपने माइक्रो में पढ़ा होगा, किसी चीज को बनाने की जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो उसका क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन। दैट मींस जो भी हमने परचेज किया होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया, या हमने उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड करे, जो भी हमने किया, या फिर हमने कुछ भी, अगर कुछ भी एक्सपेंस हम ले सकते हैं वो पे करा, लेकिन आप ये मत करना बेटा कोई एसेट परचेज किया है तो वो एक्सपेंस नहीं होती है, वो इसमें नहीं आएगी इंटरमीडिएट कंजप्शन में। ठीक है? वैल्यू एडेड मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। चलो इसको आराम से लिख लेते हैं पूरा फॉर्मेट की कैसे करना होता है। इस कॉन्सेप्ट में से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सेक्टर वाइज आते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, और एक फर्म वाइज आते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ वैल्यू एडेड इन विच 3 sectors are given, so what will we do? Primary sectors value added plus secondary sector value added plus territory या tertiary sector value added will be equals to GDP at MP. After that you know very well how we are going to convert. This has been told in previous video. The first video was about to conversion. इसको convert कैसे करना है हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने पूछा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है? NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो G से N पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। सो यहाँ पर आ जाएगा। अब प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और ये वाला फॉर्मूला तीनों सेक्टर में एप्लीकेबल हो जाएगा। तीनों को आप प्लस कर लोगे, GDP एट MP आ जाएगा। बेटा अगर सेक्टर वाइज चलते हैं तो अगर फर्म दे रखा है फर्म A, फर्म B, फर्म C, तो हम सारी फर्म्स का टोटल कर लेते हैं वैल्यू एडेड अलग अलग फाइंड करके, और उन तीनों को जब ऐड करते हैं तब हमारा आ जाता है GDP एट MP अगर फर्म वाइज दे रखा है, और फिर कन्वर्ट। लेकिन फर्म वाइज जब देते हैं ये, तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। मान लो मुझे दे दिया सेल्स ऑफ फर्म, मुझे दे दिया सेल्स ऑफ फर्म A। यहाँ पर ये नहीं बोला कि फर्म ए ने किसको सेल किया है। बेटा वी विल कंसीडर दिस इज अ टोटल सेल्स ऑफ फर्म ए, टोटल सेल्स दैट आल्सो इंक्लूड एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स मतलब कि अगर मैंने आउटसाइड द कंट्री भी किया है तो वो भी इंक्लूड है। लेकिन अगर मुझे दिया सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, फिर दिया सेल बाय फर्म ए टू फर्म सी, फिर दिया सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड, अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो बेटा आपको ये सारी सेल को प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट भी गिवन है तो वो भी प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, अगर सेल्स बाय फर्म ए दे दिया उसका मतलब वो सारी सेल है, उसने कहीं भी करा है, चाहे वो विद इन द कंट्री करा, वो आउटसाइड द कंट्री, मतलब एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है। लेकिन अगर आपको बेटा इंडिविजुअल सेल करके दिया है तो इसका मतलब आपको सारी ही सेल को प्लस करना है फर्म ए की, चाहे उसने विद इन द कंट्री करा है या आउटसाइड द कंट्री करा है। दैट मीन्स मुझे एक्सपोर्ट प्लस करने हैं अगर इस टाइप से सिचुएशन दी है। अगर सेल बाय फर्म ए दिया है डायरेक्टली, मुझे एक्सपोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करना, मुझे प्लस नहीं करना, ये ऑलरेडी इंक्लूड है। सेम अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन बोल दिया, इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्टली गिवन है, तो बेटा इट मींस इसके अंदर इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। इंपोर्ट मतलब जो मैंने बाहर से सामान मंगाया, मैं अलग से इंपोर्ट नहीं करूंगी।
लेकिन आपको ऐसे बोल दिया कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर बोल दिया इंपोर्ट्स। बेटा अगर आपको सेपरेट सेपरेट सारे आइटम दिए तो सबको प्लस करोगे तब जाके आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा। ये क्वेश्चन सबका बहुत है, स्टूडेंट्स का होता है मैम एक्सपोर्ट इंक्लूड करें या नहीं करें। बेटा अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलग से दे रखा है कि इसने इसको इतनी सेल करी, इसको इतनी करी, इसको इतनी करी, तो मुझे फिर एक्सपोर्ट को भी प्लस करना है, मैं मानूंगी इसमें कहीं पर एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन टोटल सेल बाय एरिया दी तो उसके अंदर विद इन द कंट्री भी मतलब डोमेस्टिक भी है और बाहर की भी है, उसमें एक्सपोर्ट अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए आप क्या करते हो, जितना भी आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है अगर एक साथ दे दिया तो आप इग्नोर करोगे कि रॉ मटेरियल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, जस्ट इग्नोर ऑल द थिंग्स क्योंकि इंटरमीडिएट दे रखा है। अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया देन यू विल एड ऑल दीज आइटम्स, रो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, जितने भी खर्चे होते हैं उनको अलग से प्लस करोगे और इंपोर्ट को भी प्लस करोगे अगर गिवन है तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब एक्सपोर्ट को हमें करना है कब नहीं। दोबारा से बता रही हूँ, अगर आपको टोटल सेल दिया है तो एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं करोगे, टोटल सेल में सब कुछ इंक्लूड है। सेम इंटरमीडिएट कंजप्शन वर्ड दे दिया, दैट मींस इट हैज आल्सो इंक्लूड इंपोर्ट्स, इट हैज बीन इंक्लूडेड रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आल्सो हैज बीन इंक्लूडेड, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इंटरमीडिएट कंजप्शन हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस, आपको अलग से नहीं करनी है। आई विल मेक इट क्लियर बाय अ क्वेश्चन and this is a question which is given in your book also. Look, we can do it by making a simple table. यहाँ पर बोला है calculate value added of A and B, calculate GDP at MP, calculate NDP at FC. Question is given like this: sale by firm B to general government is 100, sale by firm A is 500, sale by firm B to household 350, change in stock of A, change in stock of B, purchase of firm A, indirect taxes, depreciation, sale by firm A to firm B 200. So we can do this question by making this table. Table में आपको क्या करना है, value of output, intermediate consumption, ये मैंने बोल दिया कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, और वैल्यू एडिट कैसे निकलता है, A माइनस B, इसे A बोला था इससे B, तो A माइनस B करके निकल जाएगा वैल्यू एडिट। यहाँ मैंने फर्म A लिया है, यहाँ फर्म B। इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब फर्म वाले आएंगे। तो फर्म ए ने सेल किया है, क्वेश्चन में गिवन है 500, इट इज गिवन सेल ऑफ फर्म ए इज 500, तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में 500 मैंने पुट कर दिया, सॉरी फिर यहाँ पर ये भी था सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100, सेल बाय फर्म बी दे रखा है तो यहाँ पर मैंने फर्म बी में लिख दिया सेल बाय फर्म ए। बेटा अब यहाँ देखो सेल बाय फर्म ए दे दिया 500, यही इसकी एकमात्र सेल है, दिस इज द ओनली सेल विच इज गिवन बाय, क्योंकि यहाँ पर सेल बाय फर्म ए दे दिया तो मैं बाकी सब को इग्नोर करूंगी कि उसने बी को कितना दिया, गवर्नमेंट को कितना दिया। यहाँ पर टोटल सेल गिवन है 500, तो मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल लिख दिया। अब चेंज इन स्टॉक को ऐड करूंगी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा और कुछ नहीं देखना। लेकिन आगे चलते हैं, सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, फर्म बी ने हाउस होल्ड को सेल किया है 350, तो फर्म बी में मैं उसकी सेल में 350 ऐड कर देती हूँ। उसके बाद चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, यानी कि चेंज इन स्टॉक मतलब यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है ना, तो फर्म ए के चेंज इन स्टॉक में मैं ऐड कर दूंगी 20, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी 10, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 10, परचेज बाय फर्म ए ने परचेज किया है यानी कि इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो मैंने पुट कर दिया 320, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ कहीं नहीं आते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आते हैं, फिर है सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया है। बेटा सोचो फर्म ए की सेल तो टोटल हम लिख ही चुके हैं तो सेल में तो नहीं आएगा, लेकिन इसने क्योंकि बी को सेल किया है तो यानी बी ने परचेज किया है ना, तो बी की इंटरमीडिएट कंजप्शन में चला जाएगा 200। तो लैंग्वेज बहुत मैटर करती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले था सेल बाय फर्म बी टू जनरल, जनरल गवर्नमेंट तो यहाँ फर्म के नेम आते हैं और किसी का नहीं आएगा, फर्म ए बी सी डी जितनी भी होगी, गवर्नमेंट को सेल किया किसी को भी सेल किया सबकी सेल को प्लस करके हम बी की सेल लेंगे। गवर्नमेंट को किया 100 मैंने पुट कर दिया, सेल बाय फर्म ए।
अब फर्म ए की बेटा ये टोटल सेल गिवन है 500, मैंने एक बार दे दिया, उसके बाद में सेल में मैं कुछ पुट नहीं करूंगी। सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ठीक है, फर्म बी ने यहाँ जनरल गवर्नमेंट को दिया, हाउस होल्ड को मैं प्लस कर दिया यहाँ पर। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए प्लस कर दिया क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए चाहिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, वो भी मैंने यहाँ प्लस कर दिया, नो प्रॉब्लम। परचेज बाय फर्म है, दैट मींस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो मैंने आईसी में लिख दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी यूज नहीं है, डेप्रिसिएशन अभी यूज नहीं है। सेल बाय फर्म ए टू बी, ए ने बी को सेल किया है, यानी कि बी की परचेज है तो बी की परचेज में लिख दिया। ए की सेल थी तो ए की सेल में लिखना चाहिए था, बट बेटा यहाँ जब टोटल सेल दे दी तो ये 200 इसमें इंक्लूड है, तो मैं दोबारा से नहीं इंक्लूड करूँ। It must be clear to you. Now value of output of firm A 500 plus 20, 520, and intermediate consumption is 320. So 520 minus 320, it will be 200, right? And firm B का 100 plus 350 plus 10, यानी कि 460 minus 200, it will be 260. फर्स्ट आंसर मेरा आ गया वैल्यू एडेड ऑफ ए एंड बी। वैल्यू एडेड ए का कितना है मेरा 200 और बी का कितना है 260। सेकेंड आंसर दे आज जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी होता क्या है बेटा, अभी बताया था मैंने, दोनों फर्म का वैल्यू एडेड, यानी कि फर्म ए का भी और फर्म बी का भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 200 प्लस 260 460। देन दे हैव आस्क्ड एनडीपी एट एफसी, वो कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी जो भी है आपको, आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बताया, जहां पर लैंग्वेज का बहुत गेम है। एज पर माय ओपिनियन इट मस्ट बी क्लियर टू यू। जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे बेटा, यू मस्ट हैव योर नोटबुक एंड पेन विद यू, नोट इट डाउन. All the concept must be noted down. You can pause your video and you can see again and again. Then you will able to do all your questions of your book. Still you have doubt, then you can ask. Thank you very much.